नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। भविष्य के खतरे को भांपते हुए भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, घातक हथियार तैयार कर रहा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है। इस दौरान बड़ी सटीकता के साथ मिसाइल्स ने हवा में लक्ष्य को निशाना बनाया और उन्हें नष्ट कर दिया। यह मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, हिंदुस्तान के दुश्मनों में हाहाकार मचाएगी। लेकिन इसके आने से चीन पाकिस्तान की नींद आखिर क्यों उड़ी है? क्यों इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। वो पलक झपकते ही दुश्मनों के अड्डे को राख कर देगा, हिंद के दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा, चीन पाकिस्तान में खलबली मचा देगा। वो हवा में ही टारगेट को भेद डालेगा, चीन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। नाम है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह भारत की किलर मिसाइल है, जिसका परीक्षण ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। डीआरडीओ और सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। मिसाइल के 4 उड़ान परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में 4 लक्ष्यों को लंबी दूरी, छोटी दूरी, उच्च ऊंचाई और निम्न ऊंचाई पर सेट रखा गया। सभी पर मिसाइल ने सटीक निशाना लगाया। चारों परीक्षण बेहद सटीक रहे और अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। यह मिसाइल दुश्मनों का काल है। इसकी दस्तक से ही चीन पाकिस्तान बेहाल है। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि हवा में अपने टारगेट को पल भर में खत्म कर देती है, दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। यह सुपरसोनिक गति से उड़ती है। इस मिसाइल का वजन लगभग 2.7 टन है और यह 60 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। MRSAM मिसाइल मैक 2 की गति से टर्मिनल स्टेज में ही हाई स्पीड को हासिल कर लेती है। यह किलर मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, एंटी टैंक सिस्टम, रॉकेट और जेट सहित हवाई खतरों को नष्ट कर सकती है। इस खतरनाक मिसाइल के दस्तक ने चीन पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि अगर इस मिसाइल को पुंछ में तैनात किया जाता है तो इसकी जद में इस्लामाबाद भी आएगा। यह किलर मिसाइल अब भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, हिंदुस्तान के दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी, दुश्मन की किसी भी हवाई साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करेंगे कि रक्षा के मामले में, आत्मनिर्भरता के मामले में आखिर भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सीमाओं के चारों तरफ खतरा है। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं बंसल साहब के पास चलूंगा। बंसल साहब, 5 मार्च 2008 को पहली बार समुद्र से जमीन पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और उसके बाद फिर ब्रह्मोस के कई सारे वर्जन निकल कर आ चुके हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता के मामले में एक और सफलता। अनम्यूट कर लीजिए एक बार बंसल साहब। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बताएं। हाँ, जो पहला परीक्षण हुआ था मिसाइल का, वो 1989 में हुआ था, अग्नि मिसाइल का, चांदीपुर पे। मैंने डीआरडीओ में करीब 35 साल सर्विस की है और मैं वहां पर गया हुआ था उस समय। फिर उसके बाद परीक्षण होते रहे हैं और ये जो मिसाइल है, जिसकी हम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो इसकी रेंज भी अच्छी है। हालांकि जो इसका आर्मी वर्जन है उसकी रेंज तो 50 किलोमीटर है, जो
एयरफोर्स और नेवी वर्जन है वो 70 किलोमीटर तक है। और इसको जो टेस्ट किया गया है वो हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, जो शॉर्ट रेंज, लाइट जो और लॉन्ग रेंज दोनों पर सफल परीक्षण हुए हैं। 4 बार जो परीक्षण करके देखा गया है। ये जो है डीआरडीओ ने जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाई है, और इसमें जो अभी परीक्षण में पार्टिसिपेट किया है आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड दोनों ने किया है। और ये एक अब हमारी सेना में आ जाएगी। अब तक जो मिसाइल यूज होती थी वो 70s और 80s में जो मिसाइल कवाद्रत जो मिसाइल थी वो खरीदी गई थी रशिया से, वो अभी एजिंग हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस कर देगी मिसाइल। और इसकी जो इसकी क्षमता है, कोई भी टारगेट है उसमें कोई एयरक्राफ्ट भी आ सकता है, मिसाइल भी आ सकती है और ड्रोन भी आ सकता है, सबको मारने की क्षमता इसके अंदर है। वजन जो इसका 275 किलोग्राम होता है, और जो इसकी जो लंबाई है वो 4500 मिलीमीटर है, और 225 मिलीमीटर इसका जो है वो डायमीटर है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही सक्षम है जिसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो बन रही हैं अभी, जिसमें क्विक रिएक्शन मीडियम रेंज मिसाइल है, शॉर्ट डिस्टेंस एयर डिफेंस मिसाइल है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, जिससे कि एक एयर डिफेंस को अच्छे से मजबूत किया जा सकते हैं। और इसके साथ में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है बाकी जो मिसाइल सिस्टम है। और इसके अलावा एक जो इसकी लोकेशन जो S-400 जो हमने रशिया से खरीदे हैं उसके साथ में भी इसको कोलोकेट करके इसको रखा जा सकता है। इसके अंदर में जो एक मल्टी डायमेंशनल रडार है, लॉन्चिंग पैड है, एक व्हीकल है, और इस तरह से ये पूरी तरह से लैस है हर सिस्टम के लिए, और बहुत ही अच्छी मिसाइल है। इससे हमारी मारक क्षमता और डिफेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास मिसाइल थी, जो एक अब्राम मिसाइल जो है 2023 में भी अब्राम मिसाइल इसका ही वर्जन था, उस समय हमने उसको जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर लगाया हुआ था सिक्किम में, तो अब ये मिसाइल उनको रिप्लेस करेगी, जो कि एक अच्छी मिसाइल है। जी मनोज जी, बैक। राजन कोचर साहब मेरे साथ मौजूद है। राजन कोचर साहब, पूरी दुनिया इस मिसाइल की दीवानी बनी हुई है। 300 से 500 किलोमीटर की क्षमता इसकी बताई जा रही है। स्टील्थ तकनीक से ये पूरी लैस है। इसके साथ साथ कौन कौन से देश हैं जो इसकी तारीफ को देखते हुए, इसकी खूबियों को देखते हुए चाहते हैं कि ये उनके पास भी आ जाए? देखिए मनोज जी, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है आज भारत की। अब आपने यूक्रेन की लड़ाई देखी और आपने देखा कि जो ईरान ने भी जो इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिस तरीके से एयर डिफेंस एक देश का काम करना चाहिए वो एक लेयर्ड एयर डिफेंस हो। उसी फौज में हम जब बात करते हैं एक थ्रेट परसेप्शन की, तो हमको अपने बॉर्डर्स को भी और अपने देश को भी सुरक्षित रखना है दुश्मन से। क्योंकि अगर दुश्मन वार करता है तो हमको ये इंश्योर करना है कि जितनी भी दुश्मन की ताकत है, टेक्नोलॉजी है, जिस टाइप का वेपन सिस्टम है, क्या हमारे पास एक एयर डिफेंस अम्ब्रेला है आज की डेट में इसको कॉम्बैट करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटी का। देखिए अभी बहुत जो डिस्टेंस हमने इसमें कवर करना है, क्योंकि अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करूं हमारा जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, तो हमको जो और भी इसको लेयर्स की जरूरत है। अब आप देखिए हमारा कहां से स्टार्ट होता है एयर डिफेंस। हमारा S-400 से शुरू होता है जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अब जो S-400 है, हमारे पास 3 स्क्वाड्रन्स आ चुके हैं, 2 स्क्वाड्रन्स आने बाकी है, 2026 में एक्सपेक्टेड है रशिया से आएंगे। तो एक जो हमारा जो आउटर लेयर है वो हमारा कंप्लीट होता है S-400 से। नेक्स्ट लेयर हमारा जो आता है वो आता है मीडियम रेंज सैम, इसकी अब हम बात कर रहे हैं। तकरीबन हम इसको 100 किलोमीटर तक अब लेके जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है आपका आकाश मिसाइल सिस्टम्स, जो आपके 25 या 30 किलोमीटर की
रेंज में आप उसको करते हैं। फिर उसके बाद आता है बैरक 8 और फिर छोटे छोटे हमारा जो ओसाई के और इस टाइप के मिसाइल सिस्टम आ सकते हैं। तो अगर हम एक बेंचमार्क रखें अपने देश के लिए कि इजराइल जैसा एक एयर डिफेंस सिस्टम हमारे देश को भी चाहिए, तो हमको उस पर अभी जो हमारा काम है ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में हमने S-400 ले लिया है, मीडियम रेंज में अभी ये वाला वेपन सिस्टम। और मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूं कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी जो हम स्पीड बोलते हैं 2 मैक, इसका क्या मतलब है कि ये एक सुपरसोनिक स्पीड है और हमारा देश एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। अभी ब्रह्मोस को एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। और हाइपरसोनिक का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है उसकी जो 5 मैक से ऊपर है। तो दुश्मन देखिए, आज चाइना के पास जिस टाइप की रॉकेट फोर्स है, PLA रॉकेट फोर्स, ये 5 साल पहले चाइना ने इसका गठन किया था। आज उसके पास हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है, उसके पास बैलिस्टिक है, उसके पास क्रूज मिसाइल। तो अभी जो भारत जिस राह पे चल गया है, और खुशी है मुझे कि इस टाइप का टेस्ट हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, और ये 4 टाइप की जो उसको रेंजेस में अटैक को हमने और हाई स्पीड टारगेट्स के ऊपर हुआ ये। सो एटलीस्ट हम अपनी क्षमता जो हम में आज है, हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ये पाकिस्तान भी देख रहा है और ये चाइना भी देख रहा है और ये बाकी देश भी देख रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि बाकी देश जब हमारी ऐसी कैपेबिलिटी को देखेंगे तो वो भी चाहेंगे कि भारत से उनको ये जो मिसाइल्स उनको मिले। और अभी जो है ना, इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्शन टारगेट है वो 70 मिसाइल्स का इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी प्लेस कर दिया। इंडियन आर्म फोर्सेस ने, इसमें एयरफोर्स भी शामिल है, ऑलरेडी प्लेस कर दिया है DRDO के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे, आज हम 2 रेजिमेंट्स का प्लान कर रहे हैं MRSAM की, हमारे पास 2 रेजिमेंट्स आज की प्लानिंग में है। आने वाले वक्त में जैसे ही हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मिसाइल्स की बढ़ेगी, हम अपनी रेजिमेंट्स का भी इजाफा करेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस की भी हमारे पास रेजिमेंट्स हैं, हमारे पास MRSAM की भी हैं, पिनाका रेजिमेंट्स है हमारे पास, और हमारे पास आकाश रेजिमेंट्स हैं। तो इस टाइप की एक रॉकेट फोर्स भारत भी तैयार कर रहा है। और एक डायरेक्ट मैसेज है चाइना के लिए कि अगर आपने एक रॉकेट फोर्स तैयार करी है तो भारत भी पीछे नहीं है। आज हमारे पास भी एक बहुत ही सक्षम रॉकेट फोर्स है जो आपका जवाब, हम मुंह तोड़ जवाब आपका दे सकते। ये बड़ी एक उपलब्धि माना जा रहा है। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, अगर मेक इन इंडिया, मतलब शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर लेकर चलता था, लेकिन डिफेंस के मामले में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता, इसे लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है। नई नई तमाम सारी मिसाइल का जिक्र किया, पिनाका मिसाइल या बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। तो डिफेंस के सेक्टर में मेक इन इंडिया के वर्तमान योगदान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में काफी जो बढ़ा है। आज की तारीख में 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट और आर्म्स है वो इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए उसमें क्या होता है, जब लड़ाई जाती है तो आपने देखा होगा, जो नॉर्मली किसी भी देश के साथ में 10-15 दिन का जो गोला बारूद होता है वो खत्म होने लगता है। पर आज जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई 3 साल से चल रही है, जबकि रशिया इतना पावरफुल देश है, उनके पास एक्सपोर्ट करते हैं वो जितने भी गोला बारूद, पर उनके यहाँ भी कमी पड़ी और उनको ईरान से और नॉर्थ कोरिया से लेना पड़ा। तो और इस तरह से कई बार क्या होता है कि दूसरे देश आपकी जरूरत को पूरा नहीं करते। तो जो ये सेल्फ रिलायंस है हमारे यहाँ पे जो हो रहा है, और हम जो 65% बना रहे हैं, और उसमें हमने अभी जो हमारा निर्यात बढ़ गया है वो $2.6 बिलियन के करीब हो गया है। तो ये देखते हुए बहुत अच्छा कदम है। पिछले 10 सालों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। जो अभी क्या हुआ है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट सिस्टम में इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है, और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके जो DRDO डेवलप करता है, जो बनाता है,
उसको जो प्राइवेट सेक्टर में डेवलप करके उनकी जो बाधाएं उनको दूर करके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो उनको मुनाफा भी होना चाहिए, तभी ऐसे आएंगे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग आए, तो उसका आने से बहुत फायदा हो रहा है। जी जी अभी कुछ दिन पहले शायद आप ही के चैनल पे जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग डिफेंस सिस्टम था उसके बारे में बात की थी, नाग मिसाइल के बारे में बात की, तो हमारे जो ये जो जो डेवलपमेंट हो रहा है इसमें एक बात और जरूरी है कि कुछ तो एक हमको अपनी क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। जो डेवलपमेंट हो रहा है हमको अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि अगर जरूरत पड़े तो हम बड़ी तेजी से बना सकें उसको, और उनकी सेल्फ लाइफ भी काफी हो कि ये आपने बना के रख दिया। जैसे अभी एयर डिफेंस अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात थी, तो उसमें 10 साल तक की उसकी सेल्फ लाइफ थी कि जिससे कि 10 साल तक उसको रखा जा सके। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। स्पेयर पार्ट भी हमारे कंट्री में ही मिले हैं, तो जिससे कि हम जब चाहें अपनी क्षमता को बढ़ा दें और उसमें जो फिर हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है काफ़ी इसको बढ़ावा दे रही है, और इससे हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि जो हमारा डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन का एक लिमिटेड है। तो उसको अगर हम बाहर भेजते हैं पैसा खर्च हो जाएगा हमारा, कम इक्विपमेंट आएंगे, हिंदुस्तान में बनाते हैं तो वो चीप बनता है और हमारे पास में ज़्यादा इक्विपमेंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखते हुए हर लिहाज से ये अच्छा है। जी मनोज। वाकई अभी जिसका जिक्र हो रहा था, बंसल साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का कैसा होना चाहिए, ये भी जिक्र हो रहा था कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध था उसमें रूस का कहें या फिर यूक्रेन का कहें, जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत होने से बहुत सारी कैजुअलिटी होने से बच गई। इस मिसाइल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसके 3 टेस्ट हुए हैं और 4 अप्रैल को 4 चरणों में ये टेस्ट किए गए, जिसमें मिसाइल ने तेज गति वाले हवाई टारगेट को विभिन्न दूरी और ऊंचाइयों पर नष्ट कर दिया। राजन साहब, मुझे लगता है कि पौराणिक कालों में हमने महाभारत में और रामायण में देखा है कि एक तरफ से तीर चलता था, फिर दूसरी तरफ से तीर आता था और वो दोनों तीर आपस में मिल जाते थे और वो डिसॉल्व कर देता था। यानी कि उस समय भी हवा से हवा में मार करने वाले जो हथियार थे वो बहुत कारगर हैं और आज वर्तमान युग में भी वो उतने ही कारगर। टेक्नोलॉजी टाइम से बदलती है। आपने महाभारत का जिक्र किया जी, वो तीरों का जमाना था, आज मिसाइल्स का जमाना है, ड्रोन्स का जमाना है और हाई एनर्जी वेपन्स का जमाना है। आपने देखा कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव वेपन सिस्टम आ चुके हैं और वो आप एक सिनेरियो में आपको पेंट करता हूं, आपका ईरान का ही मैं अपना सिनेरियो लेके जाता हूं कि 30 क्रूज मिसाइल्स, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 120 ड्रोन एक ही टाइम पे लॉन्च होते हैं आपके देश पे। अब आप ये इसको रेप्लिकेट कर लीजिए कि भारत के ऊपर हमला होता है जी, और 30 क्रूज मिसाइल्स लॉन्च होते हैं भारत के ऊपर, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और 120 ड्रोन्स होते हैं। तो अब भारत के पास क्या सिस्टम है आज की डेट में कि अगर एक ऐसा अटैक भारत के ऊपर लॉन्च हो तो भारत उसको काउंटर कर सके। इसीलिए मैं ये बोलता हूं, जब हम MR-SAMs की बात करते हैं, आप एक चीज इस पर नोट कीजिए, 230 सेकेंड जब से ये लॉन्च होगा, 230 सेकंड के अंदर ये अपने 70 किलोमीटर के टारगेट को एक्वायर कर पाएगा। और आज 230 सेकंड में आपको क्या आपका रिएक्शन कैपेबिलिटी, आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैपेबिलिटी आज भारत ने अपने लिए कायम करी है कि 230 सेकंड के अंदर अगर हमको, बिकॉज अर्ली वार्निंग आपको मिलेगा, आपके पास सैटेलाइट्स हैं, आपके पास रडार्स हैं, आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप काम कर रहे हैं। आज आपके पास स्पेस से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको साइबर से भी मिलेगी। तो 230 सेकंड के अंदर आप अपने टारगेट को एक्वायर कर पाएंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। आज हमारे देश के साइंटिस्ट को मैं सलूट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इतनी साल की रिसर्च के बाद, देखिए ये चीज 1, 2, 3 साल में नहीं होती, ये प्रोजेक्ट काफी लंबा है, ये प्रोजेक्ट बहुत अरसे से चल रहा था, आज इसका कल्मिनेशन पॉइंट हम देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसको, जैसे आपने जिक्र किया, अभी जो फोकस हमारा होगा वो होगा हाई एनर्जी वेपन्स के ऊपर।
माइक्रोवेव वेपन सिस्टम्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपके ऊपर 1,000 ड्रोन्स का अटैक आता है, 100 ड्रोन्स का अटैक आता है, तो आप इन मिसाइल से वो अटैक नहीं रोक पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 ड्रोन्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो द नीड ऑफ द आर इज टेक्नोलॉजी जो यू मांगती है, वो है हाई एनर्जी डायरेक्ट वेपन्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी आज आ चुकी है और भारत में भी इसका इसका काम हो रहा है। मैं इसका आपके प्रोग्राम में ज्यादा नहीं जिक्र करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। पर मैं आपको बता सकता हूं कि ये टेक्नोलॉजी जल्दी ही भारत के पास आएगी, और जो भारत के पास क्षमता, आज भारत को अपना एयर डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है। अब वो जमाना नहीं है 1971 की लड़ाई, उस टाइप की उसको लड़ाई उसको नहीं होने वाली है। आने वाले या वक्त में हम देखेंगे बहुत ही आधुनिक वॉरफेयर आने वाला है, हाइब्रिड तरीके का वॉरफेयर होगा। कई तरीकों से इसको दुश्मन हमारे पे हमला करेगा। एक इसको साइबर अटैक भी आ सकता है लड़ाई से शुरू होने से पहले। तो हमको इन सारे क्षेत्रों में काम करना है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का हमारे पास युवक हैं, आज हमारे पास साइंटिस्ट हैं, और जो इसको लगे हुए हैं इसरो में भी काम करने के लिए, हमको सफलता जल्दी ही मिले। जी बिल्कुल ठीक कहा राजन साहब के युद्ध के तरीके बदल गए हैं। साइबर अटैक हो सकता है, जैविक हथियारों से हमला हो सकता है, आसमान से हमला हो सकता है, पानी के जरिए, हवा के जरिए, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपने समझाया कि अगर 30 क्रूज मिसाइल के जरिए 120 बैलिस्टिक और अगर 120 ड्रोन एक साथ हमला हो जाए तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत करेंगे। ठीक ऐसे मजबूत करेंगे जैसे कि इस MRSM जैसे अगर अत्याधुनिक चीज़ें आपके पास हैं तो आप उससे अपनी रक्षा आत्मनिर्भरता के तौर पर कर सकते हैं। बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान बातें करता रहे लेकिन भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, भारत की जो सेना है, बहुत मजबूत है पाकिस्तान के। बांग्लादेश तो आपके आगे कहीं लगता नहीं है, संकेत भले ही वहाँ से कुछ भी आते रहें। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना है, और चाइना आपके तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है, उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल रहा है। भले ही वो फ्रंट में नहीं आ रहा हो, लेकिन चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या फिर तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके ज़रिए वो खेल रहा है। इसलिए आपको अपने आप को मजबूत करके रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। देखिए, इस बारे में मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली जो है वो डिफेंस बजट जो वो सब चीज़ों में काम आता है। अब आप देखिए, जो चाइना का बजट है डिफेंस का वो $300 बिलियन है, और जैसे मैंने कहा हमारा करीब $80 बिलियन है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो बाकी कंट्रीज हैं, हमारी जो एक डिप्लोमेटिक चीज़ है, वो डिप्लोमेटिक कंसर्न है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से हम तैयार भी हो रहे हैं। हमारे पास डिफेंसिव और ऑफेंसिव हर तरह के वेपन हैं, और ये वेपन जो हैं चाइना को संदेश देंगे कि भारत बिल्कुल मजबूती से है। और डॉक्टर कलाम कहा करते थे, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। तो जब ये डिटरेंस होता है, जब दुश्मन को पता है कि आपके सामने वाला मजबूत है, तो वो करते हैं। जहां तक रहा डिफेंस सिस्टम का या डिफेंस अम्ब्रेला की बात, जो अमेरिका अभी कह रहा है कि मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला बनाए हम, और उसको और दुरुस्त चुस्त करने की आवश्यकता है। आप देखिए, जो जैसे कंट्री हैं, जैसे इजराइल हुआ, इजराइल के पास में आयरन ड्रोन, आयरन लेजर बीम, पता नहीं क्या क्या तरह के उनके पास में जो है डिफेंस सिस्टम है। फिर भी उनके डिफेंस सिस्टम को भेज देते हैं रॉकेट हमास तक के। इसी प्रकार से अभी जो रशिया के पास में जो S-400, S-300 इस तरह के जो बहुत सारे सिस्टम हैं, और वो दुनिया को सप्लाई भी करता है, उसके बावजूद भी उनकी जो अभी कैपेबिलिटी है, जो यूक्रेन फिर भी वहां पे वार कर रहा है, उनको घाव पहुंचा रहा है, उनके बहुत सारे सिटीज पर जो उनके जो डिफेंस सिस्टम फेल हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुनिया में एक डिटरेंट बना रहे, और एक कंट्री एक दूसरे पर अटैक ना करे, यही अच्छा है। नहीं तो आज की तारीख में कोई फ्रंट पे वार नहीं लड़ी जा रही कि जमीन पर लड़ी जा रही है। वो इतना सभी कुछ बहुत वल्नरेबल है, कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, कितना ही पावरफुल हो, कितनी हाई टेक्नोलॉजी हो, ये
जो इस समय जो लड़ाई हो रही है उसने ये दिखा दिया है कि कोई भी कंट्री जो वो सेफ नहीं है एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न। ये किसी हद तक रोक सकता है लेकिन कंप्लीट एब्सोल्यूट सेफ्टी नहीं हो सकती। जो जिसके उदाहरण मैंने आपको दिए हैं अभी जो है, जैसे जैसे ईरान ने भी अटैक कुछ मिसाइल छोड़ी थी अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर, तब भी कुछ उनके ऊपर गिरी थी। इसी प्रकार से इसराइल ने भी जब अटैक किया था उसका ईरान के ऊपर उनके पास S-300 S-400 थे, उन सिस्टम भी फेल हो गए थे। तो ये सब कुछ देखते हुए ये जो अपनी स्थिति मजबूत करना बहुत आवश्यक है। मैसेज जाना चाहिए अपने जो एडवर्सरीज हैं कि वो कोई किसी से कम नहीं है, सबको नुकसान होगा। तो इस तरह से किसी की हिमाकत ना हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर अटैक करने। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जेके बंसल साहब का, शुक्रिया हम करेंगे राजन कोचर साहब का, विस्तार से जानकारी दे रहे थे भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को लेकर। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की जो डॉक्टर नहीं था और उसने हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, 14 से 15 लोगों की मौत हो गई। ब्रेक के बाद एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार,